नमस्कार सभी को। मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। साथियों, हम विगत दिवस से नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में परिचर्चा कर रहे हैं। कल हमने इसका एक ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि को देखा था और आज आरंभ करते हैं विद्यालयी शिक्षा से। जैसा कि सामान्यतः आप जानते ही होंगे, इस शिक्षा नीति में मुख्यतः विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा अर्थात स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों को दो भागों में बांटा गया है। उच्च शिक्षा का जो संदर्भ है उससे पूर्व विद्यालयी शिक्षा में 5+3+3+4 इसका प्रावधान किया गया है। ये 5+3+3+4 वस्तुतः प्री प्राइमरी से आरंभ होकर के पहली कक्षा से लेके 12वीं तक की कक्षा का अब तक जो स्ट्रक्चर होता था, जो ढांचा होता था, उसी को अब ये 5+3 5 में मुख्यतः समाहित है प्री प्राइमरी के 3 कक्षाएं। आप नर्सरी, LKG, UKG अब तक जानते थे, वे सभी 3 मूलभूत कक्षाएं। उसके बाद 1 और 2 ग्रेड सम्मिलित है। उसके बाद से तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक का दूसरा समूह है। उसके बाद से छठी से लेकर के छठी, 7वीं, 8वीं इसका तीसरा समूह है और 9वीं से लेकर के 12वीं तक का चौथा समूह है। इस प्रकार से ये 5+3+3+4 इसकी एक संपूर्ण संरचना हो रही है। इसके बाद उच्च शिक्षा में हम पहुंचेंगे, तब इसके बारे में आगे की परिचर्चा करेंगे। अभी हम एक बार विद्यालयी शिक्षा को देखते हैं। सबसे प्रथम जो मूलभूत परिवर्तन लाना है, आपने देखा होगा कि आज किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि कोई अभिभावक हों या स्वयं हम अपने आसपास देख सकते हैं, जो वास्तविकता है, जो सत्य है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालयों में कभी भी भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए अगर एक अध्यापक होने के नाते सभी अध्यापक चाहते हैं कि वो सरकारी विद्यालयों, सरकारी महाविद्यालयों में ही पढ़ाएं। ऐसा क्यों? हम अपने ही बच्चों को नहीं चाह रहे हैं कि वो सरकारी विद्यालय में पढ़ें, और पढ़ाने के लिए हम सभी को सरकारी विद्यालय ही चाहिए। कारण जानते हैं? क्योंकि अब तक की जो शिक्षा नीति थी ना, इसमें प्राथमिक शिक्षा से आरंभ करके और आगे तक की शिक्षा के लिए सरकारी शिक्षा की कोई व्यवस्था ही स्पष्ट रूप से नहीं है। हाँ, उच्च शिक्षा की जरूर संरचना स्पष्टतः थी, इसीलिए 12वीं तक सभी अपने बच्चों को जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे थे, वे सभी चाहते हैं कि 12वीं के बाद वो किसी सरकारी विद्यालय में ही पढ़े, सरकारी महाविद्यालय में ही पढ़े, सरकारी विश्वविद्यालय में ही पढ़े। तब हमारा आकर्षण क्यों नहीं होता है कि हम जा कर के प्राइवेट विश्वविद्यालय भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं, उसमें पढ़ाएं? इसलिए क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर, उनकी संरचना पहले से मजबूत है। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने प्रावधान किया है कि आंगनबाड़ियों को मजबूत करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक शिक्षा के आधार के रूप में भारत में विद्यमान है, हम सभी देखते हैं। यद्यपि हम अपने बच्चों को बड़े आसानी से भेजने का प्रयास नहीं करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं, हमने तो किया। तो हम अपने बच्चों को आंगनबाड़ियों तक भेजें, इसके लिए आंगनबाड़ी का सुदृढ़ होना भी जरूरी है, और एक सामाजिक संस्था के रूप में, विश्वसनीय संस्था के रूप में उनका उभर करके सामने आना भी बहुत ज़रूरी है। अतः आंगनबाड़ी केंद्र को मजबूत बनाना सरकार का प्रथम लक्ष्य है। दूसरा, नए कुछ प्री प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। प्री प्राइमरी जो आजकल प्लेवे मेथड से चलने वाले स्कूल हैं, चाहे मॉन्टेसरी स्कूल हैं, चाहे किंडरगार्टन है, KG, LKG, UKG, इनके जगह पर सरकारी नए प्ले स्कूल खोलने का प्रावधान रखेंगे। तीसरा, इसका जो प्री प्राइमरी का स्कूल है, प्राथमिक शिक्षा, इसको के साथ लिंक किया जाएगा, अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा की संबद्धता अब प्राथमिक शिक्षा के साथ होगी। प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत संरचना के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को स्वीकार किया जाएगा, उसी के अनुरूप वहाँ पर बच्चों को शिक्षा भी दी जाएगी। अब तक आंगनबाड़ी से पढ़ने वाले छात्रों का न कोई रिकॉर्ड रहता था, न कोई व्यवस्था, और न उनकी अग्रिम कोई योजना, लेकिन अब रहेगी। फिर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को विस्तार किया जाएगा,
विस्तारित की। मिड डे मील योजना आपको पता ही होगा 1995 से शुरू हुई थी, 1995 से। आज 8वीं तक के संपूर्ण भारत में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन की योजना दी गई है। संभवतः ये आने वाले जैसे शैक्षिक संरचना लग रही है, अर्थात शिक्षा का जो अनिवार्यता है वो 12वीं कक्षा तक ले आई जा रही है। इस संदर्भ में हो सकता है कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था 12वीं तक की कक्षा तक के छात्रों के लिए किया जाए। अभी इस पर चर्चा होना संसद में और इस संसद से पास होना बाकी है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा। दूसरा बिंदु, 25 तक का लक्ष्य रखा गया। 2025 तक काफ़ी कुछ बदलना है। सबसे पहले क्या बदलना है? शिक्षक और छात्र का अनुपात बदलना है। हम सभी जानते हैं, मीडिया वाले रोज़ दिखाते भी हैं कि भारत में शिक्षक और छात्रों का अनुपात बेहतर नहीं है। अर्थात आज लगभग 30 छात्रों पर एक शिक्षक हैं। यह एक आंकड़ा है। क्या सकता है वास्तविक स्थिति आप देखने जाएंगे कक्षाओं की, तो आज 60-70 स्कूलों में 60-70 तक की कक्षाओं में एक अध्यापक की कई बार उपलब्धता मिलेगी। इसको घटाना है। सरकार का मानना है कि जो हमारे पास सकल उपलब्धता है वो अभी 30 पर एक है, 30 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक की उपलब्धता है। भविष्य में 2025 तक सरकार का लक्ष्य है कि इसको 25 पर एक किया जाए, अर्थात 25 छात्रों पर एक शिक्षक की उपलब्धता कराई जाए। दूसरा, अब जो कार्यक्रम हो, जो छात्रों को अध्यापन जो भी किया जाए वो स्किल बेस्ड हो, कौशल आधारित अध्यापन हो। भाषा, गणित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री पर ध्यान दिया जाए। हम सभी दें, भाषा पर, गणित पर, और जो भी गुणवत्तापूर्ण जो उपयोज्य हो जीवन में। एक नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसके तहत प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर पर कार्य करने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और फिर स्कूलों के लिए एक मॉडल तैयार किया जाएगा, मॉड्यूल एक कह सकते हैं, एक संरचनात्मक परियोजना तैयार की जाएगी जिसमें जिसको फॉलो करके, जिसका उपयोग करके शिक्षक स्वयं लाभान्वित होंगे और अपने पढ़ने वाले छात्रों को भी लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त ये जो 5+3+3+4 इसका जो डिज़ाइन है, इसमें उम्र सीमा 3 से लेकर के 18 साल की रहेगी। आज 100% उपस्थिति आज भी छात्रों की नहीं है विद्यालयों में, तो ये अनिवार्य शिक्षा के दायरे में 18 वर्ष तक की शिक्षा को लाई जाएगी। 3 वर्ष का छात्र प्रवेश करेगा और 18 वर्ष तक वो 12वीं, आज का जो 12वीं तक के दर्जे तक पहुंच जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की, इनको वैकल्पिक रूप में हमेशा रखा जाएगा। विकल्प के रूप में ये परीक्षाएं उपलब्ध रहेंगी, लेकिन दबाव हवा जैसा बना रहता है छात्रों के ऊपर, वैसे ये नहीं रहेंगे। प्राथमिक चरण इसमें से 3 से लेकर 5वीं तक का होगा। कक्षा 3, 4, 5 इसको पूर्व प्राथमिक में जो है उसको प्राथमिक चरण कहेंगे। फिर मध्य चरण 6 से लेकर के 8वीं तक का होगा, 6ठी, 7वीं, 8वीं। और फिर माध्यमिक चरण जिसको तीसरा ग्रेड कह रहे हैं वो है 9वीं से लेकर के 12वीं तक का। इन सब में क्रमशः सभी स्तरों पर कौशल आधारित शिक्षण दिया जाएगा। अर्थात बच्चा जब स्कूल से निकलेगा तो ऐसा नहीं है कि उसके हाथ में सिर्फ एक डिग्री होगी, एक मार्कशीट होगी, उसके पास कोई ना कोई कुशलता होगी, कोई ना कोई सामाजिक कार्य, व्यवहारिक कार्य को सीख करके भी वो विद्यालय से निकलेगा, जिसका उपयोग करके भविष्य में वो अपनी आजीविका भी संचालित कर सकता है। फिर पाठ्यक्रम में सुधार किया गया है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के प्रयास किया गया है। इसमें भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता और भारत का ज्ञान, समसामयिकी विकास, इन चीज़ों को पाठ्यक्रम में समाहित करने का प्रयास किया जाएगा। आज तक देखिए बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं, बहुत सारे अंग्रेजी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे हैं जो इतिहास को सामान्यतः पढ़ लेते हैं इतिहास में नंबर पाने के लिए, लेकिन भारत का मूलभूत अस्तित्व उन चीज़ों का क्या है आज के ज़माने में, या उपयोगिता क्या है, वो क्यों घटनाएं घटी, उनका या कार्य व्यवहार जो हम कर रहे हैं उसकी क्या उपयोगिता है, पता ही नहीं है। इसलिए भारत अध्ययन संबंधी एक प्रमुख तत्व शामिल किया जाएगा जिसमें भारतीयता, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय जो भी मूलभूत शास्त्रीय पद्धति है इसको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और पाठ्यक्रम में इसको समाहित करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही भाषा दक्षता के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बच्चे प्रारंभ में ही, प्राथमिक ग्रेड में ही, अर्थात 3 से लेकर 5वीं तक, और दूसरा ग्रेड जो आगे है 3 का, 3, 4, 5 और 5, 6, 7,
इन कक्षाओं में ही, जब इन कक्षाओं से निकलेंगे तभी उनको बहुत कुछ भाषाई ज्ञान रहेगा। वो दो कोई भाषा, अपनी मातृभाषा को सीखे रहेंगे, जानते रहेंगे। इस स्तर पर प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने के लिए हमेशा सिर्फ उनके मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा, मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। और आगे चल कर के भी वो चाहे तो 8वीं तक लगभग इस प्रक्रिया को जारी रख सकता है। आगे चल के उनको त्रिभाषा सूत्र का विकल्प दिया जाएगा, कुछ वैकल्पिक भाषाएं पढ़ने का को कहा जाएगा, पढ़ने वैकल्पिक भाषाएं रहेंगी, उसी में से एक अंग्रेजी रहेगी। और बहुत सारे, कल जब हमने इस पहला वीडियो डाला था उसके बाद कई लोगों का हमारे पास फ़ोन भी आया हमारे पास, वो कहे कि अब संस्कृत अनिवार्य हो जाएगी। देखिए, संस्कृत अनिवार्य नहीं है, अभी भी संस्कृत वैकल्पिक भाषा के रूप में रहेगी। जैसे अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत की भी उपस्थिति होगी। बच्चे चाहें तो अंग्रेजी लें, चाहें तो संस्कृत लें, अपनी मातृभाषा एक ले सकते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र वाले हिंदी भी ले सकते हैं। हिंदी भाषी वाले अगर हिंदी ले रहे हैं तो उसके साथ वो संस्कृत और अंग्रेजी, ये दोनों को विकल्प के तौर पे रख सकते हैं। इसका प्रावधान किया जाएगा संभवतः। अभी बन करके क्या आता है इस पर हमें, ये नई शिक्षा नीति का सिर्फ एक प्रारूप है जिस पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। अभी इसको संसद में जाना और पास होकर के आना बाकी, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना। दूसरा, समसामयिकी विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे हम थोड़ा बड़े हो रहे हैं, आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट के बाद आप जाइए तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आने शुरू हो जा रहे हैं, सामान्य जागरूकता। उसके पहले भी हम अपनी घटनाओं को, अपने आसपास हम आलू की सब्जी खा रहे हैं तो आलू कितने दिन में तैयार होता है, आलू की क्या प्रकृति है, कितनी, कहाँ पे बोया जाता है, किस तरह की प्रक्रिया, ये समस्त चीज़ों को भी हमें जानना चाहिए। अर्थात सामान्य जागरूकता संबंधी विषयों को भी पाठ्यक्रम का अंश बनाया जाएगा, पाठ्यक्रम में इनको समाहित किया जाएगा। फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है, NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में आई थी। इसको अन्य भाषाओं में भी अनुदित करके सभी भाषाओं में सब तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। फिर भारतीय भाषाओं को, उच्च गुणवत्ता वाली भारतीय भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएंगी। वो सभी भारतीय भाषाएं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हैं और इसमें समाहित रहेंगी। उच्च गुणवत्ता स्तर पर उन भाषाई दक्षता छात्रों को हो जाए, इसके संबंधित पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। फिर लचीला और एकीकृत पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होगा। देखिए, अब तक ये सबसे बड़ा जो है सौभाग्य मिलेगा छात्रों को। अब तक अध्यापक जो छात्र करते थे उसका मूल्यांकन करता था, अब दो चीज़ों को रखा गया है, एक तो सेल्फ असेसमेंट और दूसरा पीयर ग्रुप असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट से तात्पर्य अब एक छात्र जो पढ़ रहा है वो अपने आप को भी, अपने क्रिएटिविटी को भी, अपनी कार्यकुशलता को भी स्वयं अंक देगा। दूसरा, उसका पीयर ग्रुप जो है, उसके सहयोगी जो हैं, उसके साथी जो हैं, वो भी उसको अंक देंगे। इससे क्या होगा कि कभी भी पक्षपात भी होने की संभावना नहीं होगी और एक जो असेसमेंट का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो भी हम फॉलो कर पाएंगे। एक आकलन की जो सतत प्रक्रिया है इसको हम ले आ पाएंगे। तो मूल्यांकन पद्धति में सबसे बड़ा ये परिवर्तन होगा कि हम सेल्फ असेसमेंट भी करेंगे हमारे बच्चे और पीयर ग्रुप असेसमेंट भी होगा, अपने साथियों का भी असेसमेंट करेंगे एंड टीचर, अध्यापक भी उनका आकलन करेगा और उनको अंक प्रदान करेगा। निश्चय ही इससे छात्र हतोत्साहित नहीं होंगे, अपितु उनमें बेहतर करने के लिए अध्यापक उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशिष्टता होती है, हर बच्चे में, उस विशिष्टता को प्रदर्शित करने के लिए और उसको अंक देने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसी प्रकार से उसके साथी भी उस विशिष्टता को पहचान सकें और पहचान करके उसको अंक दे सके, इसके लिए साथियों को भी प्रोत्साहित निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। फिर इसमें जो कम प्रतिनिधित्व वाले समूह हैं, सामाजिक समूह, उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए प्रावधान किया जाएगा और शिक्षण, उसी प्रकार से शिक्षण व्यवस्था बनाई जाएगी। फिर वंचित क्षेत्रों को विशेष शिक्षा जोन प्रदान किया जाएगा। जो भी अभी भी रिमोट एरिया जिसको आप कहते हैं, बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनमें विशेष शिक्षा जोन बनाया जाएगा, सरकार का यह लक्ष्य है। और वहाँ पर वित्त पोषण सहायता इत्यादि सब दी जाएगी। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष की स्थापना करने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। शिक्षक छात्र का अनुपात जो है 25:1 का किया जाएगा, अर्थात 25 छात्रों पर एक अध्यापक को रखने का प्रयास किया जाएगा। और विद्यालयों को एकीकृत समूह में शामिल किया जाएगा। 2030 तक का सरकार का यह लक्ष्य है कि 100% जो है इसमें नामांकन हो, इसको सुनिश्चित किया जाए और मौजूदा जो स्कूलों में प्रवेश है उसमें वृद्धि किया जाए
और कुछ जो भी रेखांकित स्थान है, रेखांकित अर्थात यही हम जो देख रहे हैं जिनको हम रिमोट एरिया कर रहे हैं, न अध्यापक वहाँ जाना चाह रहे हैं, न छात्रों की भी समय से क्लास में, कक्षा में या विद्यालय में उपलब्धता हो पा रही, वहाँ पर कुछ नई सुविधाएं प्रदान की जाए जिससे आकर्षित होकर के छात्र भी आएँ और अध्यापक भी आएँ। फिर भी और ड्रॉप आउट की जो समस्या है इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा, विद्यालय छोड़ करके भाग जाने वाली जो समस्या है इसको रोका जाए। फिर जो दीर्घकाल तक स्कूल नहीं जा सकते हैं उनके लिए एक नया कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसके चलते वो इस दायरे में आवे। फिर शिक्षा के अधिकार को ग्रेड 12 तक ले जाया जाएगा, 12वीं ग्रेड तक उनको ले आया जाएगा। 2 से 8 वर्षों के बीच बच्चे भाषा बहुत तीव्रता से सीखते हैं, इसलिए सरकार का ध्यान है कि भाषा को उनको आसानी से सिखाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर हमेशा मातृभाषा की ही प्रधानता होगी। अब बाहरी कोई विदेशी भाषा या वैकल्पिक भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं लेगी। दूसरा, प्री स्कूल के ग्रेड 1 में छात्रों को 3 या अधिक भाषाओं के लिए व्यवस्था होगी, 3 भाषाएं भी वो पढ़ सकते हैं, लेकिन इस 3 भाषाओं को पढ़ने का फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषिक क्षेत्र अपनी मातृभाषा, हिंदी और साथ में कोई एक वैकल्पिक ले सकते हैं। उसी प्रकार जो हिंदी भाषा के हैं वो एक कोई शास्त्रीय भाषा, एक या 2 वैकल्पिक भाषाएं ले सकते हैं साथ में मातृभाषा के साथ। फिर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की इसमें उपलब्धता कराई जाएगी, भर्ती की जाएगी। इसमें 6 और 7 ग्रेड में 3 भाषाओं में से एक किसी भाषा को बदलने का प्रावधान। ऐसा नहीं कि एक बार 3 भाषाएं ले लिया तो आगे बदल नहीं सकता, आगे उसको बदल सकता है, बदलने का हमेशा प्रावधान उसको रहेगा। संस्कृत को भी एक वैकल्पिक भाषाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया, स्पष्टता आप ध्यान रखेंगे। स्कूलों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पाली, फारसी, प्राकृत सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं का साहित्य का शिक्षण का भी प्रावधान किया जाए, जिससे अभी हम भारत अध्ययन की शुरुआत करें तो भारत की विशिष्टता जो है वो अनेकता में एकता, इसका भी ज्ञान छात्रों को हो सके और उस बहुज्ञता के भी अंश को छात्र जान सकें, इसका प्रावधान किया गया है। फिर स्कूल परिसर में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ शैक्षणिक ढांचे में ही परिवर्तन किया गया है। इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एक जारी किया जाएगा जिसके द्वारा जनगणना आधारित मूल्यांकन, सर्वेक्षण आदि करके वस्तु स्थिति का ज्ञान किया जाएगा। फिर स्वतंत्र राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा, इससे सभी विद्यालयों को स्वतंत्रता पूर्वक, पक्षपात रहित पूर्वक मॉनिटर करने का यह संस्था कार्य करेगी। फिर 2022 तक का ये सबसे एक बहुमूल्य तथ्य है कि 2022 तक पैरा शिक्षकों की जो है परिस्थिति बदलेगी, यानी संविदा पर, एडहॉक पर, अतिथि रूप में जो अध्यापक रखे जा रहे हैं वो सब 22 तक उस प्रक्रिया को बदल दी जाएगी। सरकारी या होंगे अध्यापक या फिर स्वित्त पोषित होंगे, लेकिन वो एडहॉक, अतिथि या फिर कॉन्टैक्ट, इन चीज़ों को नहीं। एक अभिशाप ही अध्यापकों के ऊपर, ये अभिशाप खत्म करने का एक तरह से प्रयास किया गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत रूप से एकीकृत करने का और पहले जो विद्यमान पद्धति उसको पूर्णतः बदलने का एक प्रयास किया जाएगा। इस नई शिक्षा नीति में मुख्य जो परिवर्तन हो रहा है वो 10+2+3 के जगह 5+3+3+4 हो रहा है। शिक्षक और छात्र के अनुपात को मेंटेन किया जा रहा है। मातृभाषा को शिक्षा का आधार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। 10वीं 12वीं के बोर्ड को ऐसा नहीं है कि खत्म कर दिया, विड्रॉ नहीं किया जा रहा है, रहेंगे, लेकिन उस प्रकार से ये प्रभावी नहीं रहेंगे जिस तरह से आज प्रभावी हैं। कभी भी कोई भी चाहे तो दे सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता है। छात्रों को स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाएगा, सिर्फ मार्कशीट लेकर के नहीं निकलेंगे, अपितु कुछ न कुछ कुशलता भी उनमें रहेगी। असेसमेंट सिस्टम में सुधार किया जाएगा, सिर्फ टीचर ही असेसमेंट नहीं करेगा, अपितु सेल्फ असेसमेंट और पीयर ग्रुप असेसमेंट का इसमें व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार से इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रख करके हमने इसकी परिचर्चा की आज स्कूली शिक्षा के रूप में। अगले श्रृंखला में तीसरे भाग में हम फिर उच्च शिक्षा में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं या इसका जो प्रभाव पड़ रहा है इसके विषय में परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।